सारा खेल सृष्टि के अंदर केवल आपकी दृष्टि का है। आप अच्छा सोचते चलिए, आपके साथ अच्छा घटित होता जाएगा। आप नकारात्मक बुरा सोचते चलिए, नकारात्मक और बुरा घटित होता जाएगा। अब यह आप पर निर्भर है कि आपकी दृष्टि कैसी है। आपका जैसी दृष्टि होगी वैसे ही आपके चारों तरफ आपकी सृष्टि बनती जाएगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। कृतिका अपनी पुस्तक चल रही कक्षा 9 की कृतिका भाग 1, जिसके अंदर आज हम देखेंगे तीसरा अध्याय, रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर साहब। ठीक है, और दो जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिए, और इससे पहले जो अपनी क्षितिज पुस्तिका है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये सभी अध्याय आपने नहीं देखे हैं, पहली बार चैनल से जुड़े हैं आप, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को आप लाइक कर दें, अभी शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोने में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है और घंटी वाले निशान पर क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन लिखा हुआ आएगा उस पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। रीढ़ की हड्डी, लेखक हैं इस अध्याय के जगदीश चंद्र माथुर। आज के इस अध्याय में बहुत मज़ा आने वाला है। तो पहले माथुर साहब का परिचय देख लेते हैं, उसके बाद में हम अध्याय को प्रारंभ करेंगे। तो लिखिए जगदीश चंद्र माथुर साहब का परिचय। ठीक है, लेखक है जगदीश चंद्र माथुर साहब। तो ये सुप्रसिद्ध सुपरिचित क्या है, नाटककार हैं। जगदीश चंद्र माथुर साहब का नाटककार हैं। जन्म इनका होता है खुर्जा, जो कि कहाँ है, यूपी में। यूपी के अंदर होता है खुर्जा, यूपी में इनका जन्म। शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करते हैं ये, और बचपन से ही इनकी क्या थी, रुचि किसमें थी, नाटकों में। तो इसी वजह से इनका नाटकों की तरफ रुझान ज़्यादा था, और बाद में भी इन्होंने नाटक है जो ज़्यादा लिखे। स्कूल कॉलेजों में सांस्कृतिक जो उत्सव हुए, सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम, उनमें ये प्रस्तुति देते, लेखन करते, डायरेक्शन करते, ये सारा का सारा काम करते रहे। इनके नाटकों में क्या मिलती है, एक आपको देखने को विशेषता मिलती है, वो मिलती है विविधता, यानी एक ही ढर्रे पर चले। ठीक है मामला। अब इनके जो प्रमुख नाटक और व्यंग्य प्रधान जो एकांकी चर्चित रहे हैं उनकी हम बात करते हैं। लिखिए प्रमुख कृतियाँ, यहाँ से अक्सर सवाल है जो पूछा जाता है इनके विषय में। प्रमुख कृतियाँ या रचनाएं। ठीक है, अब देखिए इनमें सबसे पहले लिखिए आप कोणार्क। कोणार्क एक इनकी कृति है जो क्या है, नाटक है। कोणार्क क्या नाटक, ये कई बार पूछा गया है। इसके अलावा नाटकों में आता है अपने एक दशरथ नंदन, ये भी क्या है, नाटक है। ठीक है, एक आता है इनका पहला राजा, और एक आता है इनका शारदिया। ये सभी के सभी क्या है, नाटक है इनके। तो ध्यान में रखिएगा, कोणार्क, दशरथ नंदन, पहला राजा और शारदिया। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, ये क्या है, नाटक है। और इनके दो एकांकी संग्रह भी है जो बहुत प्रसिद्ध है, जिनमें पहला आता है भोर का तारा। ये कई बार पूछा गया है, भोर का तारा। ठीक है, और ओ मेरे सपने, ये क्या है, इनके एकांकी संग्रह हैं ये इनके। और ऊपर वाले क्या हैं, नाटक है। देखिए शारदिया, कोणार्क के अंदर शारदिया शरद ऋतु में, कोणार्क के अंदर शरद ऋतु में एक दशरथ नाम का पहला राजा हुआ। कोणार्क के अंदर शरद ऋतु में दशरथ नाम का एक पहला राजा हुआ। ये तो इनके नाटक हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं। भोर का तारा क्या है, मेरा सपना है। भोर का तारा देखना मेरा क्या है, सपना। ये इनके एकांकी संग्रह हैं। इनको इस तरीके से आप सहजता से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रारंभ करते हैं इस अध्याय को, रीढ़ की हड्डी। तो इसमें बड़ा कमाल का मज़ा आने वाला है। और जो संवाद है नाटक के अंदर, पूरे संवादों में जो पात्रों के बीच में संवाद चलेगा, और जो संवाद है, जो कथन महत्वपूर्ण लगेगा मुझे कि हाँ ये पूछा जा सकता है, तो वो मैं आपको नोट करवाता चलूँगा, अंडरलाइन करवाता चलूँगा, उस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा।
मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, बिल्कुल इमेजिन करके एक एक चीज़ों को सुनते चलिएगा आप अच्छे से। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा छोर उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू क्या कहते हैं, अबे धीरे चल धीरे, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर उधर बस बस। नौकर बोलता है बिछा दूँ साहब। अब देख लिए, ये पूछा जा सकता है यहाँ पर, ठीक लग रहा है यहाँ पर ये कथन, बिछा दूँ साहब किसका कथन है, तो आ जाएगा आपके नौकर का, बिछा दूँ साहब नौकर का। बाबू क्या कहता तेज आवाज, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ जो जब अकल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या, बिछा दूँ साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया है, नौकर ही तख्त बिछाता और दांत निकाल हंसता है। बाबू क्या कहता है, हंसता क्यों है, अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। ये तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर, यूँ हाँ बस ठीक है। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी, कल जो धोबी की यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। वो बाबू कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। तो पूछा जाए घर की मालकिन कौन, प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, छोटा कद है उसका, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है, बिजी है, ऐसे लगती है फटाफट आ रही हो। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, यहाँ उनके किनके पीछे, प्रेमा के पीछे। और भीगी बिल्ली की तरह किस, अब नौकर नहीं थी, भीगी बिल्ली की तरह आ रहा है, तो भीगी बिल्ली की तरह किसके लिए आए यहाँ पर, नौकर के लिए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। खाली हाथ बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। अब प्रेमा क्या कहती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में राम स्वरूप धोती, राम स्वरूप का कथन धोती, ये इतना सा देके पूछते किसका कथन है, राम स्वरूप का। प्रेमा कहती है हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए चाहिए। और राम स्वरूप लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने है। प्रेमा कहती है यही तो कह रहा था रतन, जो जिससे मंगवाई थी रतन की, यही तो कह रहा था। राम स्वरूप क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या, मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। तो आप ध्यान में रखिए कि रतन जो है, जो नौकर है, उसका नाम है यहाँ पर, कि मैंने तो तुझे बोला था जो धोबी के यहाँ से चद्दर आई उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं उल्लू कहीं का। प्रेमा अच्छा, जा पूजा वाले कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन और दरी। प्रेमा दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। राम स्वरूप दरी उठाता है और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है आज। आगे राम स्वरूप बोलता है मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो, जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत है जो बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं है। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं, कि आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप ग्रामोफोन बाजा होता है ना। रामस्वरूप बोलता है ग्रामोफोन बाजा होता है ना। प्रेमा क्यों। रामस्वरूप दो तरह का होता है यार, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं लेता। अब आपको पता है किसके लिए बोल रहा है। प्रेमा हटो भी, तुम्हें तो ठिठोली सूझती है, मजाक ही सूझती है, ये होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप
तो क्या हुआ? प्रेमा बोलती है, तो मैंने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लेके आना। आजकल तो लड़की कितनी सुंदर हो, बिना टीम टाम के। भला कौन पूछता है? टीम टाम यानी मेकअप कौन पूछता है? इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से कि मुझे नहीं पता। रामस्वरूप, न जाने कैसा दिमाग है इसका, वरना आजकल की लड़कियों के सारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। रामस्वरूप कहता है कि न जाने इसका कैसा दिमाग इस लड़की का, नहीं तो आजकल की जो लड़कियां हैं वो तो पाउडर के बिना रह नहीं सकती। पाउडर का जो कारोबार है पाउडर वालों को इन्हीं लड़कियों की वजह से तो चलता है। तो ये कथन पूछा जा सकता है, न जाने कैसा इनका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का क्या चलता है, कारोबार चलता है। तो किसका कथन है साहब? ये रामस्वरूप जी का कथन है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए, प्रेमा कहती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो लड़की अपने हाथ रहती, इससे तात्पर्य है कि अपने कहने में रहती, जिद्दी नहीं करती इतनी। रामस्वरूप बात काट, चुप चुप, तुम्हें कतई अपनी ज़बान पर काबू नहीं है। कल ही ये बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या क्या हाल करोगे तुम। चुप रहो तुम। प्रेमा, अच्छा बाबा मैं नहीं बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, अच्छा बाबा मैं नहीं बोलूँगी। इतना देकर भी पूछा जा सकता है किसका कथन है? प्रेमा का। रामस्वरूप क्या बोलता है, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, कि उमा को जैसे हो ना वैसे तैयार कर लो तुम उस लड़की को। न सही पाउडर, अगर पाउडर नहीं लगाती नहीं सही, वैसे कौन सी बुरी है वो। पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है न। रतन का आना, आ गया रतन, ला इधर ला, बाजा नीचे रख दे, चादर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। चादर बिछाते हैं वो। प्रेमा बोलती है, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दिए, फल रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात है जो सूझती नहीं है। अब बताओ रतन मक्खन लाए कि यहाँ काम करे? यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, किसका कथन है? रामस्वरूप का। अब रतन मक्खन लाए कि यहाँ पर काम करे, किसका कथन है? रामस्वरूप का। दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। प्रेमा कहती है, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, तुम दे देना, एक आध चीज़ खुद ले आना। इतनी देर में रतन है जो मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी तो है। रामस्वरूप, हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद उनका लड़की देखने आ रहे साहब यहाँ पर। और लड़की कौन? उमा। देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए, करीने से मतलब बिल्कुल सज धज के, बिल्कुल सलीके से। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुस ख्यालों पर खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा, और लड़का किसका कथन है? प्रेमा को इतना देकर पूछा जा सकता, कन्फ्यूज हो सकते हो, किसका कथन? और लड़का? प्रेमा का। रामस्वरूप बोलता है, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का क्या है, सवा शेर है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा, शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है यार, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन साहब, अब रतन दरवाजे के बाद चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं, किसका कथन है? रतन का। ध्यान में रखिएगा, कोई आते हैं, किसका कथन है? रतन का। ध्यान से सुनते जाओगे तो सारी चीज़ें खोपड़ी में यही फिट हो जाएगी आपके। रामस्वरूप यहाँ पर दरवाजे से बाहर जाकर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे भी आ गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़,
गया नहीं मक्खन लाने, इस कथन से पूछा जा सकता है। बेवकूफ़ यहाँ किसके लिए आया है? रतन को कहा गया है। और ये कथन किसका है? रामस्वरूप का। ठीक है। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा, नौकर अंदर आता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है, उनकी धोती ज़मीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, ओ ये बाजा वह नीचे ही रख गया कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ मैं रखे देता हूँ जल्दी, तुम जाओ मैं रखे देता हूँ जल्दी, रामस्वरूप का कथन है। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं किवाड़ों पर दस्तक। रामस्वरूप, हाँ 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 हाँ, आइए आइए आइए, हाँ 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 हाँ। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। अब देखिए, जो लड़की देखने यहाँ पर आ रहे हैं उमा को देखने, तो उनके पिताजी का, उनके बापू का क्या नाम है? बाबू गोपाल प्रसाद। और लड़का कौन है? शंकर। नाम ध्यान में रखिएगा, लड़का कौन है? शंकर। और पिता बाबू गोपाल प्रसाद। आंखों से लोग चतुराई टपकती है, आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है, आवाज़ पतली है और खिसियाट भरी झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप क्या कहता है? अपने दोनों हाथ मलते हैं, इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत है जो गिर पड़ता है। रामस्वरूप, ये बेंत लाइए, मुझे दीजिए छड़ी, कोने में रखे देते हैं, सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खंगार कर देना। तो गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं? नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। जैसे शादी ब्याह करने जाते हैं तो वो जो आम संवाद होता है वही बातचीत है। तो ये कथन पूछा जा सकता है, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। किसका कथन है? बाबू गोपाल प्रसाद का साहब। ठीक है। और बेटे का नाम शंकर है। रामस्वरूप साहब कहते हैं, हाँ, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है साहब, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी है यार। रामस्वरूप, हैं ये लीजिए, आप तो मुझे यार कांटों में घसीटने लगे हो, हम तो आपके हैं सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब हो, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो ये ध्यान में रखिएगा, कथन यहाँ से नोट कर लीजिए। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो किसका कथन है साहब? रामस्वरूप का कथन है। ठीक है, ध्यान में रखना। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। आपके कोर्स ख़त्म होने में अब साल भर रहा होगा। रामस्वरूप, मज़े से पढ़ेगी ना अध्याय को, तो सारी चीज़ें आपकी खोपड़ी में सेट हो जाएगा, ये पूरा जो भी संवाद है। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हैं जी, 1 साल का मार्जिन रखता हूँ मैं। जी हाँ, जी 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। ये किसका कथन है? शंकर का कथन है, ध्यान में रखिएगा। गोपाल प्रसाद का कथन आता है कि बात यह है साहब, बात को समेटता हो, बात यह है साहब कि ये शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा देते थे, खा लेते थे, मगर फिर भी जो खाना खाने बैठते तो वैसे की वैसे ही भूख। पहले वाले कहते 50 रोटी खा ली, फिर भी और ले आओ, जब बर्फ़ी वगैरह और ले आओ। रामस्वरूप कहता है, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी साहब। गोपाल प्रसाद, जनाब कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। ये कथन पूछा जा सकता है किसका? रामस्वरूप का है। कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 ही आती थी। ठीक है। गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं? जनाब ये हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी बालाई आ जाती थी। पूछा जा सकता है उस ज़माने ढेर सारी बालाई के लिए कितने पैसे का जिक्र हुआ है? 4 पैसे का। और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत की 2 आने का सल्टा देता था अकेले ही। और अब तो बहुत तेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई कह जाए कि ये लड़का कमज़ोर है, मतलब सारे की मारते थे हम तो। शंकर और रामस्वरूप खींचे निपोड़ते हैं, गप्पे मारते हैं साहब यहाँ पर। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ, उस ज़माने की बात ही दूसरी है। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में,
और पढ़ाई का ये हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई, बिल्कुल 12 घंटे तक हिले डुले नहीं। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के हमें भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप जी हाँ, जी हाँ, ये तो है ही, जी हाँ, जी हाँ, ये तो है ही। किसका कथन? रामस्वरूप का। गोपाल प्रसाद कहते माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, वही तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। हाँ हाँ, शंकर भी ही करता उनके साथ, पिटेगा आज ये यहाँ पर। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए अब। ये किसका कथन है? अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए, किसका कथन है? गोपाल प्रसाद का। रामस्वरूप चौंकर, बिजनेस? बिज बिज ओ अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, उठते हैं। गोपाल प्रसाद ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? गोपाल प्रसाद कहें ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं यार? आप रहें तकल्लुफ़ किस बात का? किस बात, कौन सी परेशानी, क्या बात है? ये तो मेरी बड़ी तकदीर है आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए आए हो या हमारे मेहमान बनकर, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ माफ़ कीजिएगा ज़रा, अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं। कौन जाते हैं अंदर? रामस्वरूप। माफ़ कीजिएगा ज़रा, अभी हाजिर हुआ। ये किसका कथन है? रामस्वरूप साहब का। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी जी। अब गोपाल प्रसाद और शंकर बाप बेटे दोनों लगे हैं, वो रामस्वरूप जी अंदर गए हैं तब तक। कुछ खंकार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद क्यों, क्या हुआ? शंकर कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? गोपाल प्रसाद कहते शंकर क्या हुआ? कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुक कर क्यों बैठते हो? अब कभी आप भी अगर कहीं किसी के साथ में सगाई वगाई के मैटर में देखने किसी को गए हो तो ऐसा ही समाज चलता है। जब मेन जो देखने वाला होता है, मेन जहाँ जिस घर पे जाते हैं उनका मालिक वो इधर उधर जाता है तो आपस में बात करते हैं, क्या घर वर ठीक है कि नहीं, मामला देख ले तू तेरे हिसाब से। वो सारी की सारी बातचीत इसी तरीके से होती है। गोपाल प्रसाद कहता है झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं। शंकर की बैकबोन, इसका मामला काम तमाम है बैकबोन का। पीछे की रेड गड्डी। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं ना कि आप आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हैं। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? किसका कथन है साहब? रामस्वरूप का। और आपको यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त है? गोपाल प्रसाद के लिए। उससे पूछते हैं ये, तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, किसने कहा और किसके लिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई नया फैशन पसंद नहीं है। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका स्वाद है जो वो क्या रहेगा। रामस्वरूप कहते तो आप सही हैं। आपको लग रहा हो गुरुजी ऐसे कैसे कर रहे हैं? बस यही तरीका होता है बिल्कुल रस में सराबोर होना कर पढ़ाने का और पढ़ने का। शंकर खंकार कर सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। अब ये अच्छा सवाल बन सकता है। सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर क्या लगाएगी? टैक्स लगाएगी। किसका कथन है? शंकर का। ये पूछा जा सकता है। गोपाल प्रसाद कहते हैं चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को पहला पकड़ते, वह क्या भाई? गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। खूबसूरती पर टैक्स, ये किसका कथन है या कौन कहता है? ये गोपाल प्रसाद। अच्छा सवाल बन सकता है, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स है जो खुद तय कर ले। फिर देखिए सरकार की आमदनी कैसे बढ़ती है। बड़े जलवे हो रहे हैं साहब गोपाल प्रसाद साहब के तो। रामस्वरूप क्या कहते, जोर से हंसते, वाह 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 वाह, बहुत खूब सोचा आपने। वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो ये कभी उठता भी नहीं था।
तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते, लीजिए लीजिए, ये पहले लीजिए। गोपाल प्रसाद, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर देखते हुए बात करते हुए, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? कौन? रामस्वरूप। इस तरह के सवालात आएंगे तो रामस्वरूप की तरफ से आएंगे, क्योंकि बाप बेटे तो ये ऐसे थोड़ी बात करेंगे, आपका क्या ख्याल है। बाप तो ऐसे बात करें, हे तू, तेरे मामला ठीक है नहीं, ठीक है मामला। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। शंकर, किस मामले में, किस मामले में ख्यालात पूछ रहे हो आप? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। किसका कथन है? रामस्वरूप का। और ये सवाल किससे पूछ रहा है? शंकर से। लेकिन यहाँ पर शंकर जवाब दे उससे पहले ही उसका बापू गोपाल प्रसाद बीच में घुसता है। ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे भी। बात यह है कि आप मान भी जाएं, मगर जो घर की औरतें हैं तो राजी नहीं होती है। आपकी लड़की तो ठीक है ना, आपकी लड़की तो ठीक है ना। किसका कहते हैं ना? गोपाल प्रसाद की। लोगों को, घर की औरतों को बिल्कुल ऐसे सुंदर सी, सजी धजी सी, बिल्कुल गोरी सी बहू चाहिए। तो वैसे गोरी हो, चाहे पाउडर वाउडर से हो, लेकिन चाहिए। कि आपकी लड़की तो ठीक है ना? रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, वह तो अपनी, अभी आप देख ही लीजिएगा खुद। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो ये रस्म है जो पक्के समझिए, रस्म ही समझिए आप तो। रामस्वरूप, ये तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायचा जनपत्र तो मिल ही गया होगा। अब ये सवाल पूछा जा सकता है, जायचा क्या होता है? तो जन्मपत्र, इसका अर्थ। रामस्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, ये ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक तोड़ दिया, रुको, लेकिन हाँ, ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, ये तो गलत है ना। रामस्वरूप, क्या? गोपाल प्रसाद, ये पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साहब बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की है जो नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। गोपाल प्रसाद कह रहे हैं कि मैम साहब तो रखनी नहीं है। ज़्यादा पढ़ी लिखी को लोग क्या बोलते हैं? मैम साहब। आजकल बोल के मास्टर नहीं है, तो ज़्यादा बोल रही, ज्ञानी है। मैम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? मैम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? किसका कथन है? गोपाल प्रसाद साहब का। बड़ी गजब की सोच है साहब इनकी, बस हद से हैं, हद। मैट्रिक पास होने चाहिए। क्यों शंकर, क्या शंकरिया, बता क्या हाल है? तो सही बोल रहा है कि इतने ही होने चाहिए ना कि ज़्यादा? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो कराने नहीं है अपने, जी हाँ, कोई नौकरी तो कराने नहीं है। किसका कथन है? शंकर का पुत्र शंकर बाबू गोपाल प्रसाद ये सब कुछ दे सकता है ना, तो आपको याद रखना शंकर का। जी हाँ, कोई नौकरी तो कराने नहीं, शंकर का कहना है। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण बनता है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग वैसे मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA तक पढ़ाया तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट तो लाइए आप। भला पूछिए नकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई पढ़ना एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना, मगर औरतें भी वही करने लगी तो अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह भी बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी, तब तो फिर गृहस्थ जीवन चल गया। अगर वो लड़कियाँ ये करेगी तो जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। शायरी बना दी इन्होंने तो गोपाल प्रसाद साहब ने। तो ये कथन ध्यान में रखिएगा, जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। लिख लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए, जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। तो किसका कथन है? गोपाल प्रसाद साहब का, ठीक है। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। ये भी मजा ले रहा है। उधर से गोपाल प्रसाद है जो फेंक रहा है, इधर से रामस्वरूप जी फेंक रहे हैं, फिर उनको लपेटने में लगे हुए हैं। तो रामस्वरूप जी के, जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। तो ये ध्यान में रखना, रामस्वरूप का कथन है। आगे देखिए, शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद है जो गंभीर हो जाते हैं इस बात पर। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है, कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है कि ऊंची तालीम लेना
मर्दों के काम की चीज़ है केवल, ये कहते हैं गोपाल प्रसाद। रामस्वरूप रामस्वरूप कहता शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप, आप? गोपाल, बस साहब अब तो ख़त्म कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं, वह मक्खन वो रतन को भेजा था। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, को पेट तो बढ़ना नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं हूँ वैसे। हैं, मेज़ की एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से बोलते हैं, अरे जरा पान भिजवा देना। रामस्वरूप कहता है, अरे जरा पान, सिगरेट मंगवाऊँ? जी नहीं गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है साहब, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर यह सवाल बन सकता है, बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर किसे ताक रहे हैं? उमा को। रामस्वरूप, हैं, यही है, आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर हो उठता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे दोनों चौंक जाते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, जो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। दुखनी यानी थोड़ी सूजन सी आ जाती है, और फिर चश्मा लगा के रखते हैं। कोई बोलते हैं कि उनको देख लोगे तो आपकी भी ऐसा हो जाएगा, हमारों ने क्या आंखें दुखने आएगी। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? गोपाल प्रसाद कह रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ, मतलब ये चश्मा लगा रखा पढ़ाई की वजह से तो नहीं लगा कहीं? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना, अभी आपको बताया था, पिछले महीने ऐसे ऐसे हो गया था। गोपाल, संतोष हो, तब तो ठीक है, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है बिल्कुल, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी दोनों बजाती है। सुनाओ तो उमा, एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई गाना शुरू कर देती है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, या यहाँ पूछ लिया जाए, 4 गानों के दे दिए, मीरा के दे दिए पद, तो उमा जो सितार के साथ कौन सा गीत है जो गाती है? तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई ये शुरू करती है। ध्यान में रखिएगा, ये स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है, उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक जो उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती है, वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी जो बहुत अच्छा गाती है। उमा सितारा कर अंदर जाने को उठती है। गोपाल, अभी ठहरो बेटी, अभी ठहरो बेटी, किसका कहते हैं ना? गोपाल प्रसाद। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी, यहाँ पर तुमने किसके लिए आया है? तुमने आया उमा के लिए। और ये किसका कथन है? ये गोपाल प्रसाद का, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। उमा चुप रहती है। रामस्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये जो तस्वीर टंगी हुई है ना, हाँ कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, ये तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है। ये गोपाल रामस्वरूप भी मजे ले रहा है यहाँ पर पूरे, इसी की जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी, मेरी कमीजें भी यही सिलती है। आगे देखिए। गोपाल प्रसाद, ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते है कि नहीं है, कि ऐसे ही एक कलाकारी की क्यों? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं, और रामस्वरूप शक पकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, आप या बोले जा रहे हो बीच में। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कर रहे हैं, जवाब दो ना, ऐसे क्या कर रहे हो बेटा, जवाब दो। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूं बाबूजी, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है,
वरना। ठीक है, ये कथन किसका है? उमा का। और यहाँ पर ये अपने आप को वहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, दिखा जा रहा है, उसके संबंध में ये कटाक्षा करती है, व्यंग्य सा करती है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाए, उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इतनी बातें पूछता है ये, और वो खरीदार बनकर, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, यहाँ पर महाशय किसके लिए आया है? गोपाल प्रसाद के लिए। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, यहाँ पर पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह से देखभाल कर। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, गुस्से में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज़, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती तो जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि भी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। शंकर को अब अपना मामला सेट नहीं होगा, यहाँ 2-4 चपेट लगी, कुटाई होगी। बाबूजी चलिए चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब वो उसी के पीछे पड़ा, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया और कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, और ना आपके पुत्र की रतांग जाग और कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पर पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से, बस हो चुका। अब रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक पास पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है? वो बेंत, मैं चलता हूँ। बेंत ढूंढ कर उठाते हैं कोने में से, बीए पास, उफ ओ गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना नहीं। जाओ बेटे, आओ बेटे चलो, आओ बेटे चलो। गोपाल प्रसाद, उमा, जी हाँ जाइए जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा ये पता लगाइएगा आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। वो जो झुक कर बैठा था तो उसके लिए ये भी फेंक रही है करारा प्रहार कि अपने बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं है, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे की बेबसी और गुस्सा है, और उनके लड़के के चेहरे पर उल्लासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर दम से बैठ जाते हैं। उमा से चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन नौकर, रतन, बाबूजी मक्खन। अब आया उसका मक्खन, जब यहाँ पर सारा कुछ मामला जल चुका है। बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा है जो गिर जाता है। तो ये था साथियों अपना अध्याय। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक स्टेटस भी लगाइए, व्हाट्सएप पर भी स्टेटस लगाइए ताकि और साथी जुड़ सके, चैनल को सब्सक्राइब कर सके। और पहली बार ये चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, घंटे वाले निशान पर क्लिक करना, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। कई साथी बोल रहे हैं टेलीग्राम चैनल हमें मिल नहीं रहा, तो कवि आदिगणेश हिंदी नाम से है अपना, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो। और कहीं ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो आप अपने टेलीग्राम प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल करो, सही से वापस अपडेट कर लो उसको। कवि आदि गणेश, और देवनागरी में लिखना है आपको हिंदी, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं। और एक मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो और कविताएं डालता हूं, जिसका नाम है आदि की आवाज़। ये यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाले निशान पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर रोज़ आपको कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। निरंतर यहाँ पर सुनकर आप सकारात्मकता की ओर अग्रसर रहेंगे। मिलते हैं शाम को 8 PM वाली हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास वाली क्लास के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।